नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्हें नेपोलियन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, एक फ्रांसीसी जनरल और सम्राट थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में यूरोप के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। अपनी सामरिक प्रतिभा और कठिन परिस्थितियों में त्वरित सोच के लिए प्रसिद्ध, वह यूरोपीय इतिहास में उस समय के सबसे अग्रणी सैन्य रणनीतिकारों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1768 को भूमध्यसागरीय तट पर स्थित एक द्वीप कोर्सिका में कार्लो बोनापार्ट और लेटिजिया रोमालिनो बोनापार्ट के घर हुआ था। कोर्सिकन कुलीन वर्ग का हिस्सा होने के बावजूद नेपोलियन का परिवार मामूली साधनों वाला था। नेपोलियन ने अपनी स्कूली शिक्षा मुख्य भूमि फ्रांस में की और 1785 में सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें फ्रांसीसी सेना में तोपखाने की टुकड़ी के दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई तब वह छुट्टी पर थे, जिसके दौरान वह जैकोबिन्स की कोर्सिकन शाखा में शामिल हो गए, जो उस समय फ्रांस में कई लोकतंत्र समर्थक पार्टियों में से एक थी। उस समय बोनापार्ट परिवार अपने लोकतंत्र समर्थक झुकाव के कारण कोर्सिका के गवर्नर का समर्थन करने वाले राजशाही के साथ विवाद में पड़ गया था। परिणाम यह हुआ कि वे 1793 में कोर्सिका से मुख्य भूमि फ्रांस की ओर भाग गए, जहां नेपोलियन सक्रिय सैन्य कर्तव्य पर लौट आया। नेपोलियन कुख्यात मैक्सिमिलियन रोबेस्पिएरे के भाई ऑगस्टीन रोबेस्पिएरे के संपर्क में आया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पिएरे आतंक के शासनकाल की शुरुआत करेगा, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दुश्मन माने जाने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा और निष्पादन द्वारा चिह्नित अराजकता की अवधि थी। लेकिन जब रोबेस्पिएरे बंधु सत्ता से गिर गए और जुलाई 1794 में उन्हें दोषी ठहराया गया, तो उनके साथ संबंध के कारण नेपोलियन को कुछ समय के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। 1795 में उन्होंने क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ राजशाही समर्थित विद्रोह को दबा दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक प्रमुख जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। फ्रांसीसी सरकार 1792 से अन्य यूरोपीय राजतंत्रों के खिलाफ लड़ रही थी। 1796 के दौरान इटली में हो रही लड़ाइयों की एक श्रृंखला में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की बेहतर सुसज्जित और बड़ी सेनाओं पर जीत हासिल करने के लिए एक फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हस्ताक्षरित कैंपो फॉर्मियो की संधि से फ्रांस को क्षेत्रीय लाभ हुआ। डायरेक्टरी, एक 5 सदस्यीय समूह जिसने 1795 में आतंक के शासनकाल के समाप्त होने के बाद से फ्रांस पर शासन किया, ने नेपोलियन को ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण का नेतृत्व करने का निर्देश दिया। यह जानते हुए कि फ्रांसीसी नौसेना कहीं अधिक श्रेष्ठ ब्रिटिश रॉयल नेवी से निपटने के लिए अपर्याप्त थी, नेपोलियन ने इसके बजाय मिस्र, जो उस समय एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, पर एक अभियान का प्रस्ताव रखा। मिस्र को अंग्रेजों से लेने से वे प्रभावी रूप से भारत के साथ अपने महत्वपूर्ण व्यापार से कट जाएंगे, जिससे ब्रिटिश द्वीप पर व्यापक आर्थिक कठिनाई पैदा होगी। 1798 में मिस्र में उतरते हुए फ्रांसीसी सेना ने उसी वर्ष जून में पिरामिडों की लड़ाई जीत ली, लेकिन अगस्त में नील नदी की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश नौसेना के साथ सगाई के बाद फ्रांसीसी नौसेना लगभग नष्ट हो गई थी। बाद में नेपोलियन ने 1798 में सीरिया पर आक्रमण शुरू कर दिया। सीरिया तब ओटोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। यह अभियान भी असफल होगा। फ्रांस में राजनीतिक स्थिति बिगड़ने पर नेपोलियन ने फ्रांस लौटने का फैसला किया। फिर वह उस समूह का हिस्सा बन गया जिसने 1799 में डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका। अब कॉन्सुलेट नामक 3 सदस्यीय समूह ने फ्रांस पर शासन किया, जिसमें नेपोलियन पहले कौंसल बने। जून 1800 में मारेंगो की लड़ाई में ऑस्ट्रिया पर उनकी जीत से स्थिति मजबूत हुई। नेपोलियन प्रथम, फ्रांस का सम्राट। 1802 में किए गए एक संवैधानिक संशोधन ने नेपोलियन को जीवन भर के लिए पहला कौंसल बना दिया। 1804 में
नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक भव्य समारोह के दौरान उन्होंने खुद को फ्रांस के सम्राट का ताज पहनाया। क्रांतिकारी फ्रांस में स्थिरता बहाल करने की मांग करते हुए उन्होंने बैंकिंग और शिक्षा में सुधार, विज्ञान और कला का समर्थन करके सरकार को केंद्रीकृत किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि नेपोलियन संहिता का निर्माण था, जिसने फ्रांसीसी कानूनी प्रणाली को बदल दिया और आज भी फ्रांस और अधिकांश पश्चिमी यूरोप में कानूनी प्रणाली का आधार बना हुआ है। 1803 में नेपोलियन युद्ध छिड़ गया, जो 1815 तक चला। यह फ्रांसीसी साम्राज्य और यूरोपीय देशों के गठबंधन के बीच संघर्षों की एक श्रृंखला थी। अक्टूबर 1805 को ट्राफलगर की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी बेड़े को नष्ट कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश द्वीपों पर आक्रमण का खतरा समाप्त हो गया। हालांकि उसी वर्ष दिसंबर में ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई ने यूरोपीय इतिहास के सबसे महान जनरलों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। ऑस्ट्रियाई और रूसियों की एक संयुक्त सेना को फ्रांसीसियों ने हरा दिया और परिणामस्वरूप पवित्र रोमन साम्राज्य की समाप्ति 1871 में जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्प्रेरक बन गई। आर्थिक साधनों के माध्यम से अपने ब्रिटिश प्रतिद्वंद्वियों को हराने की कोशिश करते हुए नेपोलियन ने 1806 में महाद्वीपीय प्रणाली तैयार की, जिसने ब्रिटिश व्यापार से यूरोपीय बंदरगाहों को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद 1807 और 1809 में रूसियों और ऑस्ट्रियाई लोगों के खिलाफ जीत के परिणामस्वरूप मध्य और पूर्वी यूरोप में फ्रांसीसी क्षेत्रीय लाभ प्राप्त हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन। महाद्वीपीय प्रणाली से रूस की वापसी ने नेपोलियन को 1812 की गर्मियों में रूस पर आक्रमण शुरू करने का अवसर दिया। यह एक महंगी गलती साबित हुई क्योंकि रूसियों ने फ्रांसीसी सेना को तैयारी की किसी भी उम्मीद से वंचित करने के लिए झुलसी पृथ्वी रणनीति पर स्विच किया। उसके बाद आने वाली भीषण सर्दी के लिए उस वर्ष सितंबर तक दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई थी। फ्रांसीसी सेना ने अंततः मॉस्को पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें केवल एक खाली शहर मिला, जिसकी आबादी पूर्व की ओर खाली हो गई थी। मॉस्को में रहने का कोई औचित्य न देखकर नेपोलियन रूसियों के लगातार हमले के कारण पश्चिम की ओर वापस चला गया। मूल 6 लाख में से केवल 1 लाख ही साम्राज्य की सुरक्षा तक पहुंचने में कामयाब रहे। स्पेन में अपनी सेनाओं की हार के साथ नेपोलियन के लिए आगे की असफलताएं उसका इंतजार कर रही थी। 1813 में लीप्जिग की लड़ाई के दौरान ऑस्ट्रियाई, प्रशिया, रूसी और स्वीडिश सैनिकों की गठबंधन सेना द्वारा नेपोलियन की सेना फिर से हार गई। जब गठबंधन सेना ने पेरिस पर कब्जा कर लिया तो उन्हें अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें इटली के तट से दूर एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जबकि उनकी पत्नी और बेटे को ऑस्ट्रिया भेज दिया गया। 26 फरवरी 1815 को नेपोलियन मुख्य भूमि फ्रांस में भाग गया, जहां उत्साही भीड़ द्वारा पेरिस में उसका स्वागत किया गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने यूरोप में खोई हुई फ्रांसीसी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया। ब्रिटिश और प्रशिया की संयुक्त सेना को हराने के लिए फ्रांसीसी सेना ने 1815 में बेल्जियम पर आक्रमण किया। इसके बाद हुई लड़ाई में लिग्नी में प्रशिया की हार हुई, लेकिन 18 जून को वाटरलू की लड़ाई में प्रशिया के समर्थन से अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को कुचल दिया गया। इस लड़ाई ने यूरोप के लिए नेपोलियन के खतरे को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया। जून 1815 में नेपोलियन को एक बार फिर गद्दी से उतार दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन। महाद्वीपीय प्रणाली से रूस की वापसी ने नेपोलियन को 1812 की गर्मियों में रूस पर आक्रमण शुरू करने का अवसर दिया। यह एक महंगी गलती साबित हुई क्योंकि रूसियों ने फ्रांसीसी सेना को तैयारी की किसी भी उम्मीद से वंचित करने के लिए झुलसी पृथ्वी रणनीति पर स्विच किया। उसके बाद आने वाली भीषण सर्दी के लिए उस वर्ष सितंबर तक दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई थी। फ्रांसीसी सेना ने अंततः मॉस्को पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें केवल एक खाली शहर मिला, जिसकी आबादी पूर्व की ओर खाली हो गई थी।
मॉस्को में रहने का कोई औचित्य न देखकर नेपोलियन रूसियों के लगातार हमले के कारण पश्चिम की ओर वापस चला गया। मूल 6 लाख में से केवल 1 लाख ही साम्राज्य की सुरक्षा तक पहुंचने में कामयाब रहे। स्पेन में अपनी सेनाओं की हार के साथ नेपोलियन के लिए आगे की असफलताएं उसका इंतजार कर रही थी। 1813 में लीप्जिग की लड़ाई के दौरान ऑस्ट्रियाई, प्रशिया, रूसी और स्वीडिश सैनिकों की गठबंधन सेना द्वारा नेपोलियन की सेना फिर से हार गई। जब गठबंधन सेना ने पेरिस पर कब्जा कर लिया तो उन्हें अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें इटली के तट से दूर एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जबकि उनकी पत्नी और बेटे को ऑस्ट्रिया भेज दिया गया। 26 फरवरी 1815 को नेपोलियन मुख्य भूमि फ्रांस में भाग गया, जहां उत्साही भीड़ द्वारा पेरिस में उसका स्वागत किया गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने यूरोप में खोई हुई फ्रांसीसी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया। ब्रिटिश और प्रशिया की संयुक्त सेना को हराने के लिए फ्रांसीसी सेना ने 1815 में बेल्जियम पर आक्रमण किया। इसके बाद हुई लड़ाई में लिग्नी में प्रशिया की हार हुई, लेकिन 18 जून को वाटरलू की लड़ाई में प्रशिया के समर्थन से अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को कुचल दिया गया। इस लड़ाई ने यूरोप के लिए नेपोलियन के खतरे को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया। जून 1815 में नेपोलियन को एक बार फिर गद्दी से उतार दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट के अंतिम वर्ष अक्टूबर 1815 में नेपोलियन को दक्षिण अटलांटिक महासागर के एक सुदूर द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। 5 मई 1821 को उनका निधन हो गया। उस समय वह 51 वर्ष के थे। उनके निधन का संभावित कारण पेट का कैंसर बताया जाता है। हालांकि इस बात का कोई पर्याप्त सबूत नहीं था कि उन्हें जहर दिया गया था। हालांकि उनकी अंतिम इच्छा सीन के तट पर दफनाने की थी, लेकिन उन्हें द्वीप पर दफनाया गया। 1840 में उनके अवशेष फ्रांस लौटा दिए गए और राज